हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज जो हम करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक क्या होगा, जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका पेपर थर्ड है, उसकी पहली यूनिट चल रही है हमारी, ठीक है ना। बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर थर्ड है उसकी हमारी पहली यूनिट चल रही है। तो इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे? शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। देखिए, जो शिक्षण है हमारा, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ किसके बारे में रहे हैं? शिक्षण के बारे में, यानी कि टीचिंग के बारे में, शिक्षण के बारे में। एक मिनट ठहरो भाई, दोबारा से फिर से लिखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? शिक्षण के बारे में। शिक्षण का क्या अर्थ होता है? शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। क्या मतलब होता है? टीचिंग होता है। तो जो टीचिंग है, इसके सिद्धांत क्या क्या है? सिद्धांत माना इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या सिद्धांत है टीचिंग के, ठीक है। इसके प्रिंसिपल्स क्या है टीचिंग के, और शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। शिक्षण के सिद्धांत, और किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? और हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। शिक्षण सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यानी कि जो शिक्षण के, टीचिंग के जो सूत्र कौन कौन से होते हैं। सूत्र का मतलब क्या कि एक टीचर पढ़ाते समय किन किन विधियों का प्रयोग करता है। एक जो टीचर है, जब वो क्लास में पढ़ाएगा तो वो किन किन विधियों का प्रयोग करेगा, मतलब सरल से कठिन की ओर चलेगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगा, ठीक है ना, और आगमन से निगमन की ओर चलेगा। तो ये कुछ सूत्र होते हैं जिनका प्रयोग एक टीचर पढ़ाते समय करता है, ठीक है। तो हम इस क्लास के अंदर एक तो शिक्षण सिद्धांतों के यानी कि प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, और एक हम बात करेंगे शिक्षण सूत्र की बात करेंगे, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, या पूछ लेगा शिक्षण सूत्र की व्याख्या करें। हो सकता है दोनों को मिलाकर भी एक बड़ा क्वेश्चन बना दे कि शिक्षण के सिद्धांतों और सूत्र के बारे में विस्तार से समझाइए। एक बड़ा क्वेश्चन भी बना सकता है कि शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में और सूत्र के बारे में विस्तार से समझाइए, या सीधा पूछ लेगा कि शिक्षण सूत्र से आप क्या समझते हैं, या शिक्षण के सिद्धांतों से आप लोग क्या समझते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर अक्सर आ जाता है। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आज का हमारा। तो देखिए, इसके अंदर अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले किसके बारे में? शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में। अब मुझे आपको बार बार शिक्षण का मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए कि मैंने आपको ये बता चुकी हूं कि जो टीचिंग होती है ना, टीचिंग का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। जब भी हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के अंदर दो ही व्यक्तियों का मेन नाम आता है। एक तो आता है शिक्षक का, यानी कि जो टीचर, और एक आता है विद्यार्थी का, ठीक है ना। एक आता है विद्यार्थी का। शिक्षक क्या करता है? टीचिंग करता है, यानी कि शिक्षण करता है, और विद्यार्थी क्या करता है? अधिगम, यानी कि क्या करता है? लर्निंग करता है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी को लर्निंग करवाने के लिए जो एक शिक्षक है, जो टीचर है, उसकी टीचिंग बढ़िया होनी चाहिए। अगर उसकी टीचिंग बढ़िया होगी तभी वह विद्यार्थियों को कुछ सिखा पाएगा, ठीक है ना, उनको आगे बढ़ा पाएगा। तो कौन कौन से शिक्षण के सिद्धांत होते हैं? तो ये कहता है कि एक बढ़िया शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि छात्रों को किन विधियों से वो पाठ को समझा सकता है, किन विधियों से पाठ को समझा सकता है। क्योंकि देखो, अब जैसे आपने बच्चों को स्वतंत्रता के बारे में बताना है कि भाई हमें जो गुलाम थे हम अंग्रेजों के, और हमें स्वतंत्रता किस प्रकार से मिली, तो आप क्लास में जाकर यूं थोड़ी ना बोलोगे। आप बीएड के स्टूडेंट हो, आपने बीएड की है, आपने पढ़ाना सीखा है, आप क्लास में जाकर यूं थोड़ी ना बोलोगे भाई सभी ये स्वतंत्रता वाला पाठ निकाल लो, एसएस के अंदर काट लो, सारा पांचवा पाठ काट लो सारे के सारे। ऐसे थोड़ी ना आप लोग बोलोगे कि निकाल लो पांचवा पाठ। आप पहले बच्चे को बताओगे, जो मुश्किल टॉपिक होगा ना उसको क्या करोगे? आसान कर दोगे कि देखो बच्चों, हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे, ऐसा हुआ था, बाद में फिर हुआ था। उन्होंने देश की परिस्थितियों को देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर राज करना आसान है, यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, वहाँ पर सामान बनाकर दुगने दाम पर बेचा करते थे। भारत में कच्चा माल बहुत था, ये सोने की चिड़िया था। लोगों ने यहाँ से बड़ा, अंग्रेजों ने बहुत माल ढोया यहाँ से। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया। यहाँ के लोग भोले भाले थे, हिंदू मुसलमानों को लड़ा दिया, तो हम गुलाम हो गए। फिर देशभक्तों के मन में आज़ादी की ललक
पैदा हुई, तो आप पूरी पृष्ठभूमि बताओगे क्योंकि आप एसएस के टीचर हो। ऐसे थोड़ी ना आप सीधा ही शुरू कर दोगे कि हमें स्वतंत्रता मिली, यूं मिली, यूं मिली। अरे बच्चे को स्वतंत्रता का अर्थ ही नहीं पता कि स्वतंत्रता होती क्या है, गुलामी होती क्या है। तो एक टीचर को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो वो मुश्किल, जो कोई भी मुश्किल पाठ है, कोई भी मुश्किल लेसन है, उसको वो बच्चे को किस प्रकार से समझाएगा और बच्चे के दिमाग के अंदर बात कैसे फिट होगी, इस बात का एक टीचर को ज्ञान होना चाहिए। अगर टीचर को इस बात का नहीं पता कि वो बच्चे को पढ़ाएगा कैसे, तो फिर वो बढ़िया कभी भी नहीं पढ़ा सकता, सीधी सी बात है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षण विधियां कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। शिक्षण की जो विधियां होती हैं उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो शिक्षक को शिक्षण देते समय, यानी कि एक टीचर को पढ़ाते समय कुछ बातों को, सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि इन सिद्धांतों को जो हमें आवश्यकता क्यों है, इसके अनेक कारण है। आप कहोगे मैडम सिद्धांतों की क्या जरूरत होती है, प्रिंसिपल्स की क्या जरूरत होती है? तो इसके बच्चों कई कारण होते हैं। पहला तो छात्रों के विकास के क्रम की अवस्थाओं में अंतर होता है। विकास का क्रम कैसे? जैसे पहला बच्चा एक शिशु होता है, यानी कि बच्चा पहले शैशवावस्था के अंदर आता है। शैशवावस्था, बच्चा सबसे पहले शैशवावस्था में आता है, जिसकी आयु 0 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद फिर वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, बाल्यावस्था में, जिसकी आयु 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। उसके बाद बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था में, जो 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। तो अलग अलग अवस्थाओं के अंदर बच्चे के सीखने की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग अवस्थाओं में जो गति है सीखने की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। अगर आप एक 6 साल के बच्चे को न्यूटन का नियम सिखाना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। 6 साल का बच्चा जो है वो न्यूटन का नियम नहीं सीख सकता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, वैसे वैसे बच्चा सीखेगा। तो विकास की अवस्थाओं में क्या होता है, विकास के क्रम की अवस्थाओं में अंतर होता है। दूसरी बात, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, जुड़वा बच्चे जो ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चों के अंदर भी भिन्नता पाई जाती है। जुड़वा बच्चों के अंदर भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। 1 मिनट भी, थोड़ा अर्जेंट फोन आ गया, प्लीज। हेलो, हाँ मुझे 7:35 7:50। हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि छात्रों के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो पाई जाती है छात्रों के अंदर। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नताएं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, जुड़वा बच्चों के अंदर भी क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं, है ना। एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं, एक ही माता पिता के द्वारा पैदा किए हुए जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उनके अंदर भी पर्याप्त क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। वो भी एक समान नहीं होते। अधिगम परिस्थितियां भी कई प्रकार की होती हैं। भाई कोई तो बच्चा ऐसा है जिसको लर्न करना बड़ा आसान है, क्योंकि उसके घर के अंदर अच्छा माहौल है। ठीक है ना, अधिगम की जो परिस्थितियां हैं, लर्निंग की जो परिस्थितियां हैं, माहौल है, हर एक घर का अलग अलग होता है। भाई कोई बच्चा तो ऐसा होता है, उसका घर बड़ा है, अलग से स्टडी रूम बना रखा है मम्मी पापा ने उस बच्चे के लिए, स्टडी टेबल है जहां पर सारे खिड़कियां दरवाजा बंद करके बच्चा आराम से पढ़ेगा, उसको कोई शोर नहीं जा रहा। कोई घर ऐसा भी होता है जहां पर परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में रहते हैं, अलग से रूम देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि परिवार के पास इतना आय नहीं है, इतना साधन, इतना पैसा नहीं है। कई घर ऐसे होते हैं जहां पर कलह का वातावरण होता है, लड़ाई झगड़े का, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है ना, कई घर के अंदर इतनी गरीबी होती है कि बच्चे को कॉपी किताबें स्टेशनरी का सामान नहीं दे सकते, बच्चे को अच्छी ट्यूशन नहीं लगवा सकते अगर बच्चे का कोई सब्जेक्ट में कमी है तो सभी बच्चे की जो अधिगम परिस्थितियां हैं, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो कई प्रकार की होती है। शिक्षण के अनेक स्तर होते हैं। स्तर का मतलब क्या होता है, लेवल। तो अनेक स्तर होते हैं, बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, जिनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। शिक्षण जो होता है, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, बोध स्तर, चिंतन स्तर और स्मृति स्तर। तो इनके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर। शिक्षण के अनेक उद्देश्य होते हैं। ठीक है, शिक्षण की परिभाषा विभिन्न तरीके से की जा सकती है। शिक्षण की जो परिभाषा है वो विभिन्न तरीके से हो सकती है, कि जो टीचिंग है वो अलग अलग प्रकार से इनकी परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं। फिर शिक्षण की पाठ्य सामग्री विभिन्न प्रकार की होती है, यानी कि जो पढ़ाने के लिए जो सामग्री होती है ना, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। इस प्रकार
विभिन्न विषयों व विभिन्न प्रकरणों को पढ़ाने के लिए, अलग अलग विषयों को पढ़ाने के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि में परिवर्तन करना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो कि हम बच्चे को मैथ या हिंदी या इंग्लिश या फिर एसएस एक ही तरीके से पढ़ा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैथ को, हिंदी को, इंग्लिश को, एसएस को, सभी को पढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड्स की यूज होती है। हम सभी बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, एक ही लाठी से हम सभी बच्चों को नहीं हाँक सकते भाई। तो अलग अलग बच्चों के, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों की जरूरत होती है, ठीक है। तो लेकिन इन विभिन्नताओं के होते हुए भी हम कुछ सामान्य सिद्धांतों का वर्णन करेंगे, ताकि हर प्रकार के पाठ को, हर प्रकार के टॉपिक को पढ़ाने में शिक्षक को कुछ मदद मिल सके। मतलब कुछ सामान्य सर्वमान्य सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि इनको टीचर आसानी से पढ़ा सकता है, हर कोई पाठ पढ़ा सकता है। हमने अभी भी क्या देखा कि इसकी जरूरत क्यों है, इसकी जरूरत क्यों है, अभी पढ़ा कि विकास के क्रम में अंतर होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अधिगम की परिस्थितियां भी सभी बच्चों की अलग अलग होती है, शिक्षण के लेवल भी अलग अलग होते हैं, उद्देश्य भी होते हैं, फिर शिक्षण की परिभाषा कई तरीके से हो सकती है। तो इनके लिए हम एक सर्वमान्य सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? सब क्रिया का सिद्धांत। सबसे जो पहला सिद्धांत है वो है सब क्रिया का सिद्धांत, यानी कि सेल्फ एक्टिविटी, प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। विकास का आधार सब क्रिया है, मतलब खुद से क्रिया करना, सेल्फ एक्टिव। जब तक बच्चा सेल्फ एक्टिव नहीं होगा पढ़ने के लिए, खुद से एक्टिव नहीं होगा, तब तक बच्चे को नहीं पढ़ाया जा सकता। अब देखो, सीधी सी बात है कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, पर पानी पीने के लिए घोड़े को मजबूर नहीं किया जा सकता। घोड़ा पानी तब पिएगा जब वो पीना चाहेगा। घोड़े को तालाब तक तो आप ले जाओगे, पर पानी पीने के लिए आप घोड़े को मजबूर नहीं कर सकते। तो आप बच्चे को स्कूल तक तो बच्चा ले आएगा, माता पिता ले आएंगे, लेकिन बच्चा सीखेगा तब जब वो सेल्फ एक्टिव होगा। तो देखो, कोई भी बालक हो, संसार में कुछ मूल प्रवृत्तियों के अनुसार ही वो जन्म लेता है। कोई भी बालक हो, उसकी कुछ मूल प्रवृत्तियां, कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट होती हैं। बालक के शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील बनाकर ही उसको किसी बात को सिखाया जा सकता है। अगर बालक का शरीर और बुद्धि तैयार नहीं है कोई भी काम सीखने के लिए, तो आप उसको नहीं सिखा सकते। आप बीएड कर रहे हो, आप पढ़ना चाहते हो, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे लेक्चर को सुन रहे हो, तो आप सीख जाओगे, अच्छे नंबरों से बीएड पास कर जाओगे। इसके साथ साथ जब आप स्कूल में पढ़ाने के लिए जाओगे तो आप बेस्ट टीचर कहलाओगे, क्योंकि आपने पढ़ाने की सारी विधियों को सीखा है, ठीक है। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको नहीं सिखा सकता। अगर कोई व्यक्ति कोई काम को नहीं सीखना चाहता ना, तो बताओ कोई सिखा सकता है क्या? नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो फ्रोबेल का क्या विचार है? फ्रोबेल जिन्होंने कौन सी विधि दी थी? किंडरगार्टन। फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। किंडरगार्टन फ्रोबेल की है। फ्रोबेल क्या मानता है? थोड़ा किंडरगार्टन के बारे में बता दूं आपको कि स्कूल एक क्या है? बाग है। स्कूल को क्या माना फ्रोबेल ने? एक बाग माना। अध्यापक माली है और बच्चे छोटे छोटे पौधे होते हैं। अध्यापक रूपी माली की देखरेख में ये जो छोटे छोटे पौधे हैं, ये एक दिन बड़ा पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? स्कूल तो एक बाग है, बगीचा है, अध्यापक उसका क्या है? माली है। और जो बच्चे होते हैं ना, वो छोटे छोटी पौधे हैं। ये छोटे छोटे पौधे अगर उनको अध्यापक उनकी अच्छी देखभाल करेगा, उनको ढंग से पढ़ाएगा, तो एक दिन वो जो पौधे हैं वो बड़ा आकार ग्रहण कर लेंगे भाई, ठीक है। तो देखिए, इन्होंने जो हमारी किंडरगार्टन बच्चे जाते हैं ना, हमारे घर के बच्चे किसमें? LKG में या फिर UKG में, नर्सरी में जाते हैं। LKG लोअर किंडरगार्टन, UKG अपर किंडरगार्टन, ये फ्रोबेल की देन है। जो बच्चे पढ़ते हैं ना नर्सरी में, LKG में, UKG में, ये फ्रोबेल की देन है। तो फ्रोबेल ने क्या कहा कि अपनी प्रेरणाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक स्वयं अपने मन में सक्रिय माना एक्टिव, कहते हैं कि बालक खुद एक्टिव हो जाए। अपनी प्रेरणाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक को खुद को एक्टिव होना पड़ेगा। फिर जब एक्टिव हो जाएगा
तो फ्रोबल महोदय लिखते हैं कि पेड़ का बीज अपने भीतर संपूर्ण पेड़ का रूप धारण किए रहता है। जैसे आपके हाथ में कोई बीज है कोई पेड़ का, वो अपने अंदर पूरा पेड़ है, लेकिन उसको बढ़ना तो खुद को पड़ेगा भाई। टीचर राह दिखा सकता है, चलना बच्चे को पड़ेगा, ठीक है ना। देखो, प्रत्येक वस्तु का भावी विकास रूप उत्पत्ति के समय से ही उसमें होता है। अब हथेली पर सरसों थोड़ी ना उगती है। अब कोई बीज है कोई पेड़ का, अब वो रातों रात थोड़ी ना बड़ा छाया देर पेड़ बन जाएगा। हर एक वस्तु का जो विकास है ना, वो समय के ऊपर निर्भर करता है। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको समझाती हूँ ताकि आपको स्क्रीन दिखाई दे, ठीक है। उसकी उत्पत्ति है, उसका विकास है, वो समय पर ही होता है। इसलिए फ्रोबेल ने क्या कहा कि भाई कोई भी बच्चा है वो खुद क्रिया करके ही, सेल्फ एक्टिव होकर ही किसी बात को सीखता है। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार नहीं है तो टीचर चाहे कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, वो बच्चे को कुछ सिखा नहीं सकता। मैं आपको तभी कुछ सिखा सकती हूँ जब आप सीखना चाहते हो। अगर आपके सीखने के मन में नहीं है तो आप जिंदगी में कभी सीख ही नहीं पाओगे, ये सीधी बात है। भाई जो सुधरना ही नहीं चाहता उसको कौन दुनिया में सुधार सकता है? दुनिया में कोई सुधारने वाला है ही नहीं। जो सीखना नहीं चाहता उसको कौन सिखा सकता है? अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। अगला है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। प्रेरणा व्यक्ति की वह आंतरिक शक्ति है, आंतरिक मतलब इंटरनल पावर है। जो प्रेरणा है, मोटिवेशन है, वो व्यक्ति की वह इंटरनल पावर है जो उसमें क्रियाशीलता उत्पन्न करती है। आप कोई काम क्यों करते हो? क्योंकि आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट हो, है ना। आपको भूख लगी है, आप उठोगे, किचन तक जाओगे, देखोगे क्या बना है खाने में, खाना प्लेट में डालोगे और लेके आओगे, खा लोगे। अगर खाना नहीं बना तो आप कुछ ना कुछ बनाओगे ना, सोचोगे कि मैं क्या बनाऊं भाई, फटाफट कोई चीज बन जाए, या फिर फ्रूट है तो उसको काट लोगे। आप उठकर क्यों गए? आपने क्यों काटा फ्रूट को, या आपने क्यों खाना बनाया? क्योंकि आपकी जो भूख है ना, वो आपको प्रेरणा दे रही है कि उठो और कुछ खाओ, बॉडी को जरूरत है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो जो प्रेरणा होती है, जो मोटिवेशन होती है, वो हमसे क्रिया करवाती है। जैसे आपने खाना खा लिया, आपका पेट भरा हुआ है, अब कोई दूसरा आपको कह दे भी खड़े होकर खाना खा लो, आप कहोगे नहीं मैं तो नहीं खड़ा होऊंगा क्योंकि मैं तो खा चुका हूं, मुझे नहीं खड़ा होना, मैं तो अब आराम से बैठ के अपना काम करूंगा क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है, 2-3 घंटे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको जो मोटिवेशन नहीं है खाने का, है ना। अगर हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम क्रियाशील हो जाएंगे, जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। यह क्या कहता है कि प्रेरणा व्यक्ति की वह इंटरनल पावर है जो उसमें ऐसी क्रियाशीलता उत्पन्न करती है जो लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है। प्रेरित हो जाने पर बालक स्वयं क्रियाशील हो जाता है। जब भी किसी बालक को प्रेरणा मिल जाएगी तो खुद क्या हो जाएगा? मोटिवेट हो जाए, क्रियाशील हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। बालक को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को बालक की जन्मजात प्रवृत्तियों से लाभ उठाना चाहिए। बालक की कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, मतलब कोई बालक ऐसा होता है जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, कोई बालक जल्दी सीख सकता है, किसी को गेम में इंटरेस्ट होता है, किसी को गाने सिंगिंग का इंटरेस्ट होता है। तो इन मूल प्रवृत्तियों का सहारा लेकर टीचर को उसको मोटिवेट करना चाहिए। ऐसी एक प्रवृत्ति जिज्ञासा है। एक प्रवृत्ति क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? कुछ जानने की इच्छा है, ठीक है। अध्यापक को बालक के सामने पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि बालक को जिज्ञासा उत्पन्न हो, उसके प्रति क्या उत्पन्न हो? जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो किसी वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया का ज्ञान कराने के लिए बालक को कारखाने में ले जाकर निर्माण की प्रक्रिया को दिखाना चाहिए। जैसे आप बच्चे को ये बताना चाहते हो कि डेली जो अखबार है वो कैसे बनता है, तो आप बजाय बच्चे को बोलकर समझाने की बजाय, अगर पॉसिबल हो तो आप एक दिन बच्चे को, सभी क्लास के बच्चे को कारखाने में जहाँ अखबार बनता है वहां ले जाओ, प्रेस में, और ये दिखाओ अखबार छपता कैसे है। आप प्रेस वाले से बातचीत कर सकते हो कि हमने बच्चे को इस तरह से समझाना है, तो वो आपको आसानी से वहां पर सारा सिस्टम समझा देगा बच्चों को, और बच्चे उस चीज को, वो ज्ञान जो है ना, वो बच्चे के दिमाग में स्थायी हो जाएगा। बच्चे उस ज्ञान को कभी भी नहीं भूलेंगे। जो अनुभव के द्वारा प्राप्त होता है ना ज्ञान, बालक उसको कभी नहीं भूलता, वो स्थायी रूप से बालक ग्रहण कर लेता है, ठीक है। उसके बाद अनुभव का सिद्धांत। उसके बाद कौन सा है? अनुभव का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। अनुभव का सिद्धांत है, जीवन हमारा अनुभव ही तो है। बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभव से होना चाहिए।
हम जो बालक को एजुकेशन दे रहे हैं उसको बालक के जीवन से जोड़ दीजिए। हम जो बालक को एजुकेशन दे रहे हैं उसको किससे जोड़ दीजिए? बालक के जीवन से, लाइफ से जोड़ दीजिए। ठीक है, हम प्रतिदिन और प्रति क्षण अनुभव प्राप्त करते रहते हैं। सारा दिन हम अनुभव को प्राप्त करते हैं, परंतु इन अनुभवों में से ही स्थायी हो पाते हैं, कुछ स्थायी हो पाते हैं जिनका संबंध पिछले अनुभवों से है। देखो, एक्सपीरियंस तो हमें डेली मिलता है किसी ना किसी चीज का, लेकिन वो अनुभव स्थायी होता है जो उसको हम अच्छी तरह से सीखते हैं। बाकी सारे अनुभव स्थायी नहीं होते, परमानेंट नहीं होते। हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं उन बातों को। बालक के अनुभवों को उसके पुराने अनुभवों से संबंध स्थापित करना जरूरी है। ऐसा करने से बालक नए ज्ञान को और अनुभव को आसानी से सीख लेगा और अपने जीवन का एक अंग बना लेगा। एक रायबर्न बफोर्ज नाम के हुए हैं विद्वान, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक पाठ का आरंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। कोई भी पाठ हो, उसका आरंभ आप कैसे करो? आप देखो ये बच्चे कौन से परिवेश से आए हैं, किस तरह के माहौल में बच्चे पैदा हुए हैं, कहाँ के माहौल में ये पल बढ़ रहे हैं। तो जब आप कोई भी लेसन बच्चे को समझाना चाहते हो ना, तो आप उसको किसी न किसी अनुभव से जोड़ दीजिए, किसी न किसी अनुभव से जोड़ दीजिए कि जिसका अनुभव बालक कर चुके हो। ये कहते हैं अनुभव का सिद्धांत होना चाहिए। जो बच्चा अनुभव करता है ना अपने डेली लाइफ में, आप देखो कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हो वो उसकी डेली लाइफ से जोड़ दीजिए। कोई ना कोई एक्सपीरियंस को वहां से जोड़ दीजिए, अनुभव को वहां से जोड़ दीजिए, तो बच्चा जल्दी सीखता है। उसके बाद स्वदेशीयता का सिद्धांत अगला है हमारा, स्वदेशीयता का सिद्धांत। स्वदेशीयता क्या होती है कि एम, प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य तो होता है। प्रत्येक काम का उद्देश्य होता है ना। आप बीएड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको टीचर बनना है, उद्देश्य है आपका, धन कमाना है, आपको टीचर बनना है आपको। तो उसी प्रकार प्रत्येक पाठ का भी उद्देश्य होता है ना। जैसे आप बच्चे को कोई भी लेसन पढ़ा रहे हो तो उस लेसन के बारे में बताओ कि ये लेसन समझाने का आपको यही उद्देश्य था। अब मैं आपको बताती हूँ ना, हमेशा मैंने जब ये फर्स्ट यूनिट शुरू की तो आपको बताया अच्छी तरह से पहले ही लेक्चर में कि आप टीचिंग का क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एक टीचर बनना है। आपके सामने बच्चे होंगे, आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। आपका उद्देश्य क्या है ये पढ़ने का? क्योंकि आपको भी टीचर बनना है, आपको भी अलग अलग प्रकार के बच्चों का सामना करना है। तो आप कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, कैसे आप एक बेस्ट टीचर बनेंगे सभी बच्चों की नजरों में। तो प्रत्येक पाठ का भी उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि जो मैं आपको ये पाठ पढ़ा रहा हूँ ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। जैसे आप पंच परमेश्वर की कहानी पढ़ा रहे हो तो आपको पंचों की महत्ता के बारे में बताना चाहिए कि जो पंच होते हैं ना उनका एक अपना महत्व होता है। पंच में ईश्वर निवास करते हैं। यदि शिक्षक को पाठ के उद्देश्य की जानकारी नहीं है तो उसे अपने कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। अगर टीचर ही नहीं जानता कि वो ये चीज क्यों पढ़ा रहा है तो फिर कैसे सफलता मिलेगी भाई? टीचर को तो पता होना चाहिए ये पाठ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। देखो आपकी कोई भी आप हिंदी की बुक उठाकर देख लीजिए, छठी की, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, कोई भी उठा के देख लो, किसी में भी कोई लेसन पढ़ो, उस लेसन का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है भाई। जब भी आप कोई लेसन पढ़ोगे ना उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो वो उद्देश्य जो है वो टीचर को पहले पता होना चाहिए, उद्देश्य का पहले से ज्ञान होना चाहिए। तभी जो शिक्षक है वो स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली बनता है, क्योंकि हम तभी बच्चे को उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। छात्रों को भी पाठ के विषय के उद्देश्य की जानकारी होनी चाहिए। इससे वे पढ़ने में क्या लेंगे, रुचि लेंगे। बच्चे जो होंगे इससे पढ़ने में क्या लेंगे, रुचि लेंगे। ठीक है, और शिक्षण सफल हो जाएगा। अगली बात क्या है, मानसिक तैयारी का सिद्धांत, यानी कि मेंटल प्रिपरेशन। बच्चा जो है वो बुद्धि से तैयार होना चाहिए। मानसिक तैयारी का क्या होना चाहिए, सिद्धांत क्या कहता है कि जब तक बालक किसी भी काम को करने या सीखने के लिए तैयार नहीं है बुद्धि से, तब तक उस काम को करने में असफल रहेगा। अगर बच्चा मानसिक तैयारी है, बच्चे की बुद्धि से बच्चा तैयार है, तभी बच्चा उस काम को सीखेगा, नहीं तो बहुत गलतियां करेगा और पूरा करने में ज्यादा समय लेगा। यदि बच्चा किसी भी काम को करने में मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो बच्चा क्या करेगा, असफल होगा, अनेक गलतियां करेगा या उसे पूर्ण करने में ज्यादा क्या लेगा, समय लेगा। मतलब जिस काम को सीखने के प्रति बालक की जैसी मनोवृत्ति होगी वह उसी में सीखेगा। अगर बच्चा सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो बच्चा कभी भी उस काम को नहीं सीखेगा। अगर बच्चा किसी भी काम को दिमाग लगाकर करेगा ना तो वो गलतियां कम करेगा और जल्दी उसको सीख लेगा।
ठीक है, तो आगे कहता है यही कारण है कि एक उत्तम शिक्षक विभिन्न प्रकार की बालकों को प्रेरणा देता है और विभिन्न प्रकार का नवीन ज्ञान बच्चों को देता है, और इसके लिए बच्चों को पहले मानसिक रूप से, बुद्धि से एक टीचर जो है वो बच्चों को तैयार करता है। इसीलिए टीचर बच्चों को मानसिक रूप से क्या करता है, तैयार करता है। उसके बाद है चुनाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इसके बाद हमारा क्या आता है, चुनाव का सिद्धांत आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन बोलते हैं। शिक्षक एक कालांश में, कालांश का मतलब क्या होता है, पीरियड, जो पीरियड 35 या 40 मिनट का होता है, ठीक है ना। हर एक शिक्षक को क्या होता है, कालांश मिलते हैं पढ़ाने के लिए, और एक कालांश कितने मिनट का होता है, 35 से 40 मिनट का एक लेक्चर, एक पीरियड होता है स्कूल के अंदर, है ना, यही बात है ना। 35 से 40 मिनट का एक लेक्चर, एक पीरियड स्कूल में मिलता है बच्चे को। बहुत अधिक ज्ञान नहीं दे सकता, ठीक है। अतः शिक्षक को अपना जो विषय है, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, और उस सब्जेक्ट के अंदर जो पाठ पढ़ा रहा है, उसको कई भागों में विभक्त कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कोई यूनिट करवाती हूँ, तो एक दिन में थोड़ी ना सारी यूनिट करवा दूंगी। इसको हम क्या करेंगे, भागों में डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग भागों के अंदर क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। इसके उपरांत मतलब उसके बाद उसे यह चयन करना चाहिए कि किस स्तर के बालक को एक कालांश में वह क्या और कितना पढ़ाए। क्या कहता है कि जो शिक्षक है वो एक पीरियड में बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ा पाता, इसलिए शिक्षक को अपना जो विषय है या अपनी जो पाठ्य वस्तु है उसको कई भागों में डिवाइड कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर उसको ये चूज करना चाहिए कि किस स्तर के बालक को एक पीरियड में वह क्या क्या पढ़ाएगा और कितना पढ़ाएगा, जिससे उसका शिक्षण सफल हो सके। अब देखो, जैसे कोई लेसन है, कोई भी पाठ है, और वो पाठ बहुत बड़ा है, तो अगर टीचर ये सोचता है कि उसको मैं एक ही पीरियड में, यानी कि एक ही क्लास में उसको मैं पढ़ा दूं, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई बड़ा पाठ होता है या मुश्किल लेसन होता है, टीचर को चाहिए कि उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर ले, और फिर उस पार्ट्स को बच्चे को पढ़ाए कि आज ये पहला पार्ट पढ़ाना है, कल दूसरा, फिर परसों तीसरा, तभी वो सफल हो सकेगा। अगर वो एक ही दिन में करवाना चाहता है ना, तो बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आना, सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा भाई, ठीक है। चयन कार्य का महत्व बताते हुए रायबर्न जी क्या लिखते हैं, रायबर्न, कि चयन का जो सिद्धांत है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और शिक्षक की अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। अगर किसी शिक्षक को चयन करना आता है कि मुझे क्या पढ़ाना है आज और कितना पढ़ाना है, देखो एक बात मैं हमेशा, मेरा मानना है एक बात के अंदर, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, ठीक है ना, आप भी टीचर बनने वाले हो, कि जब भी आप किसी स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग लोगे और आप बच्चे को अगले दिन जो पढ़ाओगे, तो आपको सारा कुछ आता है क्योंकि आप टीचर हो, आता होगा आपको सारा कुछ। लेकिन आप क्लास में जाने से पहले, मतलब आप स्कूल में जाने से पहले, आप ये देखिए कि आज मैंने 6ठी क्लास को क्या पढ़ाना है, 8वीं को क्या पढ़ाना है, या 9वीं को क्या पढ़ाना है। आप थोड़ी सा बुक में देखिए आज क्या क्या पढ़ाना है और इसके अंदर से कितना पढ़ाना है, और इसके बारे में मैं एक्स्ट्रा नॉलेज क्या दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। हर एक टीचर को पहले देखना जरूर चाहिए जो वो पढ़ाना चाहता है। अगर टीचर नहीं देखता पहले, बस वो क्लास में जाकर सीधा जो किताबों में लिखा है वो बोलकर आ जाता है, तो उसका टीचिंग जो है वो कभी भी प्रभावशाली नहीं होगी। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, टीचिंग लाइन में मुझे बहुत साल हो गए आए हुए, लेकिन मैं आज भी घर पे पहले ये देखती हूँ कि मुझे पढ़ाना क्या है, किस क्लास को क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। ये बहुत जरूरी है एक टीचर के लिए। सफल टीचर वही होता है जो जरूर ये देख कर जाता है कि आज पढ़ाना कितना और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है जी रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अगला हमारा कौन सा है, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। देखो भी सीधी सी बात है, ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि अगर बच्चा सीखने में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो बच्चा कभी भी अच्छा नहीं पढ़ सकता। देखो ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, अगर सीखने में इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, है ना। अपनी रुचि के कार्य को तो बालक मन लगाकर कर लेता है। शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उसमें बालक की रुचि उत्पन्न करना बड़ा जरूरी है। जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो ना, उसके अंदर आप बच्चे की रुचि को जगाइए पहले। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया ना कि आप अगर बच्चे को स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हो तो आप पीछे की हिस्ट्री बताइए।
आपको नहीं आती तो आप खुद गूगल से सर्च मार के जाइए कि आप पढ़ के जाइए, और वैसे तो आपको आती होगी क्योंकि आप टीचर हो। अगर नहीं आती तो भी सीखिए ना। अरे टीचिंग है क्या, पहले अध्यापक कुछ खुद सीखता है और फिर बच्चे को सिखाता है। खुद सीखकर बच्चे को सिखाना ही टीचिंग है। जो चीज अध्यापक को नहीं आती, जिस टॉपिक के अंदर अध्यापक खुद कमजोर है, पहले उसको मजबूत करो भाई, उसके बाद बच्चे को पढ़ाओ। तो आप बच्चे के इंटरेस्ट जगाइए कि ये फ्रीडम, स्वतंत्रता हमें मिली कैसे, क्या कारण था स्वतंत्रता की जरूरत हुई, अंग्रेज कैसा अत्याचार करते थे, भारतीयों की दशा कैसी थी उस समय पर, अंग्रेज यहाँ पर क्या लेने आए थे, और वहां उन्होंने यहाँ क्यों बस गए, वो कैसे उन्होंने हमारे पर 200 साल राज किया। आप इंटरेस्ट बनाइए ना बच्चे का। अगर आप बच्चे का इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो फिर बच्चा कभी सीख ही नहीं पाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप बच्चे का स्टडी के अंदर, पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो बच्चा जो है वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। उसके बाद देखो, स्वक्रिया का जो सिद्धांत है या जो प्रेरणा का सिद्धांत है, अनुभव का जो सिद्धांत है, इसका अनुसरण करके छात्रों में विषय और पाठ्य वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। स्वक्रिया का कैसे, बच्चे को आप खुद से सेल्फ क्या कीजिए, एक्टिव कीजिए बच्चे को, फिर बच्चे को प्रेरणा दीजिए पढ़ने के लिए, फिर अनुभव बच्चे को बताइए, नए नए अनुभव है बच्चों को अनुभव के साथ जोड़िए। अगर आप इन चीजों का अनुसरण करेगा एक अध्यापक तो छात्रों में वो रुचि उत्पन्न कर सकता है। छात्र द्वारा अगर रुचि ना ले छात्र तो शिक्षण कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है, छात्रों के अंदर वो रुचि उत्पन्न नहीं कर पा रहा, तो कभी भी उसकी जो टीचिंग है वो सफल नहीं होगी भाई, सीधी बात है। पूर्व नियोजन का सिद्धांत, अगला हमारा क्या है, पूर्व नियोजन का सिद्धांत, मतलब प्री प्लानिंग। वही बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि घर पर पहले टीचर को चाहिए कि वो प्लानिंग करके आए, आज क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। पहले प्लानिंग करनी चाहिए टीचर को। ऐसे नहीं कि क्लास में सीधा ही मुंह उठाकर आ जाए, पढ़ाने लग जाए, ऐसे थोड़ी ना कोई पढ़ाई होती है। क्योंकि जो टीचिंग का काम है ना वो बहुत महान काम होता है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है भाई। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पहले छात्रों की आयु को भी आप ध्यान में रखिए कि इस आयु किस स्तर के बच्चे क्या इस बात को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। फिर बच्चे के आप लेवल को ध्यान में रखिए कि क्या पढ़ाना है और कौन सी विधि का प्रयोग करना है। आप बच्चे को बड़ा हार्ड टॉपिक पढ़ा रहे हो और बच्चे की आयु है ही नहीं वो समझने की, तो बच्चा कैसे समझ जाएगा। आप 0 लेवल से उठाइए ना, आप बच्चे की आयु को देखिए, आप बच्चे के लेवल को देखिए, उसके बाद आप देखिए कौन सी विधि से उनको समझाएंगे, उसके दिमाग में बात को कैसे बैठाएंगे, कौन सी आप शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि जैसे चार्ट है, चित्र है, मॉडल है, इनका प्रयोग आप किस किस का करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। और जो समस्याएं आएंगी टीचिंग के दौरान उनका हल कैसे करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी बिंदु हैं, जितने भी बिंदु होंगे, जितने भी यानी कि मेन जो बिंदु होंगे उनको आप कैसे स्पष्ट करेंगे और कैसे निश्चित कर लेंगे, उनको कैसे स्पष्ट करेंगे और कैसे निश्चित कर लेंगे, जिससे उसके शिक्षण की सफलता की संभावना में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। परंतु आगे एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि पाठ योजना शिक्षक की स्वामिनी न होकर उसकी सेविका है। कि पाठ योजना जरूर करनी चाहिए, वो कोई शिक्षक की गुरु नहीं है बल्कि शिक्षक के अंडर में होनी चाहिए कि वो कैसे पढ़ाएगा। शिक्षक की वो सेविका है, सेविका मतलब शिक्षक की सेवा करने वाली है वो। तो जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, वो पढ़ाते समय पाठ योजना में परिवर्तन भी कर सकता है। उसकी योजना लचीली होनी चाहिए। मतलब वो अगर कोई टीचर घर से कुछ सोच कर आए कि मैंने ऐसे पढ़ाना है, लेकिन आने के बाद अगर उसके माइंड में आ जाए नहीं ऐसे नहीं, उसको इस तरीके से पढ़ाएंगे, तो वो उसको भी चेंज कर सकता है, उसको भी वो चेंज कर सकता है। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अगला है हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, स्वतंत्रता का सिद्धांत। ठीक है ना। अब अगला है जी स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता का जो सिद्धांत है फ्रीडम है। शिक्षक को कक्षा का वातावरण लोकतंत्रीय रखना चाहिए, स्वतंत्र, ठीक है ना। मतलब ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमेशा दबा दबा रहे।
आप एक शिक्षक को बच्चे को हमेशा डांटना, फटकारना, मारना, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। फिर कई शिक्षक क्या करते हैं, कक्षा में 2 या 4 बच्चों को ही मेनली उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं, हमेशा उन्हीं को ही प्रेफरेंस देंगे कि भाई तुम्हें वही कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। लेकिन आपको कक्षा में ऐसा माहौल रखना है कि जो बच्चा है वो कक्षा के अंदर खुद को स्वतंत्र महसूस करे। भी बच्चा जो है वो कक्षा के अंदर खुद को क्या महसूस करे, स्वतंत्र महसूस करे। जो शिक्षक को जो कक्षा का एटमॉस्फेयर है, जो कक्षा का वातावरण है, वो कैसा रखना चाहिए, वो लोकतंत्रीय रखना चाहिए, छात्रों का मित्र होना चाहिए। टीचर को छात्रों का मित्र होना चाहिए। अब जैसे अक्सर स्कूलों के अंदर देखा जाता है कि टीचर जो होता है ना, कई टीचर इतने खूंखार होते हैं, बच्चों को ऐसे दे दनादन यूं पिटेंगे, यूं मारेंगे, घुस मुक्के, रोड़, थप्पड़, बिना ही काम, बड़े जोर जोर से। तो बच्चों के मन में एक डर, एक खौफ पैदा हो जाता है, होता है ना। ऐसे आप भी कभी किसी स्कूल में पढ़े हो तो आपने देखा होगा कि कई टीचर ऐसे होते हैं जो मन के अंदर भय पैदा कर देते हैं। जैसे टीचर क्लास में आएगा ना, बच्चा डरता है कि मुझे मार ना दे, धमका ना दे। ऐसा माहौल क्लास में नहीं होना चाहिए। टीचर क्लास में जाए ना तो बच्चे खुश हो जाए, ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे ये कहें, हाँ मैडम आप आ गए, सर आप आ गए, सर हम तो आपका वेट ही कर रहे थे, बड़ा मजा आता है आपकी क्लास में हमें पढ़ते हुए, सर बहुत अच्छा लगता है, प्लीज सर आज आप हमारे 2 लेक्चर ले लो। मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए क्लास के अंदर। ऐसा नहीं कि आप क्लास में जाए और बच्चे डर के मारे दुबक कर बैठ जाए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। बच्चों को यूं बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा सर आ जाओ सर हमारी क्लास में आ जाओ, बड़ा मजा आएगा आपसे पढ़कर, आ जाओ मैडम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ऐसा माहौल होना चाहिए क्लास के अंदर, ना कि एक डर का माहौल। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखो, छात्रों का मित्र होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। लोकतांत्रिक वातावरण में बालक को खुशी होनी चाहिए, स्वतंत्रता अनुभव करना चाहिए। ठीक है। मैडम मारिया मोंटेसरी, मोंटेसरी का मतलब क्या है, मैडम मारिया और मोंटेसरी, ये कौन थी भाई? मैडम मारिया मोंटेसरी ये एक ऐसी महिला थी जो मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाया करती थी। मोंटेसरी जो विधि है, मोंटेसरी विधि आपने पढ़ा होगा। मोंटेसरी विधि मैडम मारिया मोंटेसरी की दी हुई है, ठीक है ना। जो मोंटेसरी विधि है वो मैडम मारिया मोंटेसरी की दी हुई है। ये क्या कहती हैं, ये मंदबुद्धि बच्चों को पढ़ाया करती थी। इनका पढ़ाने का अपना तरीका था। इनकी जो विधि है वो बड़ी सफल है, बड़ी बुद्धिजीवी, एक सफल महिला थी ये मैडम मारिया मोंटेसरी। ठीक है। तो इन्होंने बालक की शिक्षा में स्वतंत्रता को बड़ा महत्वपूर्ण दिया स्थान। इन्होंने कहा कि अनुशासन है ना, वो स्वतंत्रता द्वारा आना चाहिए। यदि बालक का आपको अध्ययन करना है तो बालक को विद्यालय में स्वतंत्रता दो। जो अनुशासन होता है ना, वो स्वतंत्र अपने आप बच्चों का प्रकट होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से। ये नहीं कि बच्चे डर के मारे अनुशासन का पालन करें। स्कूल का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जो अनुशासन है वो बच्चे नेचुरली उस अनुशासन का पालन करें भाई। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला हमारा सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है ना। ये व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक कक्षा के सभी बालक ऐसे नहीं होते जिनके सभी कार्य, उनके चरित्र के गुण और बुद्धि स्तर आदि में एक रूपता हो। देखो, बच्चों में विभिन्नता पाई जाती है। एक ही माता पिता के पैदा किए हुए बच्चों में भी विभिन्नता होती है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं ना, वो भी अलग अलग होते हैं। उनके भी रंग, उनके भी गुणों में, अवगुणों में अंतर होता है। फिर देखो, कक्षा के अंदर, एक कक्षा के अंदर अलग अलग घरों से आए हुए लगभग 30 से 35 बच्चे होंगे। तो उनके कार्य भी अलग होंगे, उनका चरित्र भी अलग होगा, बुद्धि का लेवल भी अलग होगा। ठीक है ना। इसलिए शिक्षक को पढ़ाते समय बालकों की विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए और प्रतिभाशाली छात्रों के साथ साथ औसत यानी कि जो एवरेज होते हैं और मंदबुद्धि छात्रों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे कक्षा के सभी छात्र अधिगम करने में, लर्निंग करने में समर्थ हो सके और शिक्षण प्रभावशाली बन सके। कक्षा के अंदर जो है बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चों का भी ध्यान रखिए, एवरेज का भी रखिए और मंदबुद्धि का भी रखिए भाई। उसके बाद दोहराने का सिद्धांत। दोहराने का सिद्धांत,
प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन, रिवीजन का बच्चे को टाइम देना चाहिए, अभ्यास का टाइम देना चाहिए, पाठ के जरूरी भागों को दोहराना चाहिए, ठीक है ना। आवृत्ति के द्वारा मतलब बार बार जब हम बच्चे को समझाएंगे तो वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। कठिन पाठ का ज्यादा बार अभ्यास कराना चाहिए और सरल पाठ का कम बार, ठीक है ना। ये तो एक नेचुरल सी बात है, सरल पाठ का कम बार अभ्यास करवाना चाहिए। तो पाठ कोई भी पाठ हो, किसी छात्र को कितनी बार अभ्यास कराना है इसको अध्यापक को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हर बालक के लिए कोई पाठ आसान नहीं होता, हर बालक के लिए कठिन नहीं होता भाई। उसके बाद है सहज संबंधता का सिद्धांत। उसके बाद क्या है, सहज संबंधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसको क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। किसी भी विषय का शिक्षण करते समय उसका संबंध अन्य विषयों के साथ भी स्पष्ट करना चाहिए। आप कोई भी विषय का पढ़ा रहे हो, अन्य विषयों के साथ भी संबंध स्थापित करना चाहिए। कैसे, जैसे आप लोग हिंदी में क्या पढ़ा रहे हो, वाच्य पढ़ा रहे हो, तो बच्चे को बताओ कि वाच्य को बच्चे इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं। इंग्लिश में वॉइस 2 होते हैं, एक्टिव और पैसिव, लेकिन हिंदी में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आप संज्ञा पढ़ा रहे हो तो बताइए कि भाई इंग्लिश के अंदर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, नाउन, लेकिन हिंदी में 3 प्रकार की होती है। लेकिन इंग्लिश भाषा के प्रभाव के कारण हिंदी में भी अब 5 प्रकार के मानने लगे हैं। ये होता है अलग अलग सब्जेक्ट का कोरिलेशन। एक सब्जेक्ट यानी कि अगर कोई टीचर एक ही विषय को पढ़ाएगा तो उसको अन्य विषयों के साथ उसका रिलेशन स्थापित करना चाहिए। जैसे कला है, विज्ञान है और समाज विज्ञान आदि से संबंध, कला का, विज्ञान का साथ समाज विज्ञान का संबंध स्थापित करना चाहिए। एक प्रकरण का संबंध अन्य प्रकरण व पाठ से भी होना चाहिए। इसलिए देखो भाई, शिक्षण सिद्धांत शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं होंगे तो उनका जो शिक्षक का सिद्धांत है वो उपयोगी नहीं होगा शिक्षण। तो सीखने के लिए जब तक बच्चा तत्पर तैयार नहीं होगा तब तक कोई भी टीचर दुनिया में उसको नहीं सिखा सकता, ठीक है ना। इसलिए अगर आपको एक बढ़िया शिक्षक बनना है तो इन सभी सिद्धांतों का प्रयोग अपने शिक्षण में किया जाना चाहिए। हमने 12 सिद्धांतों की बात की, ठीक है। इन 12 सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद अब हम शिक्षण सूत्र जो है वो हमारे रह गए, उसको हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी जो है आपका टॉपिक इतना हो चुका है और इससे ज्यादा एक क्लास में करवाना ठीक नहीं, इससे ज्यादा एक क्लास में नहीं हो सकता। और जो शिक्षण सूत्र है उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको 12 पॉइंट करवाए, इन 12 में से अगर आप 10वीं एग्जाम के अंदर लिख कर आ जाते हैं तो इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।